तेरे वर्गियां नूं ते असीं जुत्ती दी नोक थले रखते हैं। असीं जियो शियो नूं ते असीं की जानिए, तेरे वर्गियां असीं मुलाजिम ना रखिए। इदारा इस तरह की तरबियत नहीं करता कि आप साहिल के साथ बदतमीज़ी करें, आप उसके साथ झगड़ा करें। अगर उनकी तरबियत में शामिल था तो जो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है उसको फिर एडमिट करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उसने इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट लिखी, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बिल्कुल उसकी तरबियत में और इनकी तरबियत में क्या फ़र्क रह गया? कोई इदारा जो है ना वो इस तरह की तरबियत नहीं करता कि आप खा मखा किसी पे रोप डालें। बना के लेकर आ गए। ओ भाई कैसे झूठा वकूआ बनाकर लेकर आ गए? मौके का गवाह मौजूद है और तुम कह रहे हो कि यह वकूआ झूठा है। वकूआ झूठा नहीं है, तुम्हारी नीयत में फतूर है। तुमने रिश्वत ली है, तुमने किसी के कहने पर ये इस केस का रुख मोड़ा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे ऊपर से दबाव था, किसी और बड़े अफसर का दबाव था? तुमने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है, तुमने अपने वर्दी के साथ गद्दारी की है। मुजरिम है ये जो थानों के अंदर बैठे हुए हैं, ये पेशावर मुजरिम है। इनका जराइम पेशा लोगों के साथ तलाक़ात है। मुझसे मोबाइल फ़ोन प्रेस क्लब के सामने से छीन कर ले जाते हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, साथ सुप्रीम कोर्ट है, उसके 1 किलोमीटर के फासले पर यह वारदात होती है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। अंसारी साहब हैरत है। ऊपर से कहते हैं कि जी हमारा थाना कोसार यह मॉडल थाना है। आज आप जाकर देखें प्रेस क्लब की ग्राउंड में जो मंशियात फरोश है, जो मंशियात के पीने वाला है, मंशियात के आदि अफराद के डेरे लगे हुए हैं, ये है तुम्हारा मॉडल थाना। हम तो झूठी दरखास्तें लिख कर आते हैं, पुलिस मुझे कहती है मैं दरखास्त बाज हूँ, मैं खामखा दरखास्तें लिख कर ले आता हूँ। ओ भाई मेरे साथ वारदात होती है तो मैं दरखास्त लिख कर क्या डाखाने वालों के पास जाऊँ? मैं दरखास्त लिख कर क्या महकमा अनार के पास जाऊँ? तो मैं दरखास्त लिख कर क्या किसी पटवारी के पास चला जाऊं? दरखास्त लिख कर क्या मैं किसी तहसीलदार के पास जाऊं? और दरखास्त लिख कर थाने में नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा? आप एक शहरी का लूट जाता है, मोबाइल लूट कर ले जाते हैं, वो 4 महीने तक चक्कर लगा रहा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो फिर ऐसे निज़ाम को क्या कहना चाहिए? लाने तो ऐसे निज़ाम पर। वकील के मैं हाई कोर्ट में जाऊँ तो वो भी मेरी दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो 20-25 हज़ार का मोबाइल के लिए वो 50-60 हज़ार रुपये वकील को दूं? कोई खुदा का खौफ करें आप। मज़े की बात यह है कि वो बंदा जिसने डकैती की उसको महकमे ने इंक्वायरी के बाद नौकरी से फारिग कर दिया कि जिस खेत से दहकां को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर खुश है गंदम को जला दो। थप्पड़ की सज़ा डिसमिस फरामदा सर्विस है और आप कह रहे हैं इसको गले लगाओ। मैंने कहा मेरी जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है, जो मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, ये इसका अजाला नहीं है। अदालतें बंद कर दें तो थानों के अंदर ही फैसले हो रहे हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर इतने इंटेलिजेंट हैं कि 5 सेकंड के अंदर उन्हें सच और झूठ का पता चल जाता है। आना चाहो तो राह में कोई दीवार नहीं, इंसाफ करना हो तो बड़ी तफ्तीश हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मेरे आज मेहमान हैं मोहम्मद आसिम ख़ान। आसिम, इससे पहले हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं जो थाना कोसार इस्लामाबाद में नागुज़ार वाक़या हमारे साथ पेश आया। उस हवाले से कुछ चीज़ें रह गई थी, मैंने कहा वो डिस्कस कर लें। आसिम, हुआ ऐसे था कि जब हम हवालात में थे ना, आप भी थे मेरे साथ, तो उस वक्त कमर अब्बास शाह को मैंने कहा कि यार आप मेरे प्रेस क्लब में इतला कर दें, मेरे रेडियो में इतला कर दें कि मैं थाने में हूँ। ये मैं नहीं कहता मुझे छोड़ो, मैं कहता हूँ मुझे इतला कर दें, मेरे घर इतला कर दें। लेकिन उसने पता क्या कहा? कहता है मैं तेरा नाई लगा। हाँ आसिम, इससे पहले हम आते हैं जब वो वाक़या हम जब बैठे थे ना, जहाँ झगड़ा हुआ था, जहाँ तशद्दुद किया था उसने, शहजाद रफ़ीक ने, तो वहाँ आप सुन रहे थे कि क्या अलकाबात दे रहा था कमर अब्बास शाह कि तेरे वर्गियां नूं ते असीं जुत्ती दी नोक थले रखते हैं, असीं जियो शियो नूं ते असीं की जानिए, तेरे वर्गियां तो असीं मुलाजिम ना रखिए। जी आप सुन रहे थे? जी बिल्कुल, ये मैं सुन रहा था क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद भी था जो आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी और जो नाज़ेबा अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे पुलिस वाले। असल में अंसारी साहब ये सारा डिपेंड करता है किसी इदारे के माहौल पर और उसमें जो उन लोगों को तरबियत दी जाती है। इनके इदारे का माहौल ही इंतहाई गंदा और गलीज़ है और इनको जो तरबियत दी जाती है वो इस खतूत पर दी जाती है कि लोगों के साथ बदअखलाक़ी की जाए, अपने शहरियों के साथ नाजेबा सलूक किया जाए, उनके साथ गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया जाए। और जो शरीफ शहरी होते हैं, जो कानून की पासदारी करने वाले जो शहरी होते हैं, जब वो थाने में आएँ तो उनको डरा धमका कर भगा दिया जाए। और जो मुजरिम और जो पेशावर लोग हैं, मुजरिम हैं, उनको थाने में प्रोटोकॉल दिया जाए
ये इनकी तरबियत है। और इन्होंने जो कुछ आपके साथ उस दिन किया, जो गैर अखलाकी हरकत इन्होंने की, जो तशद्दुद किया, वो सब इनकी जो तरबियत थी उसका मुंह बोलता सबूत था। आसिम, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ़ करूँगा। ये बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसी तरबियत हो। लेकिन हर इदारे में, हर मुल्क में, हर माशरे में, हर बिरादरी में अच्छे बुरे लोग होते हैं। और मुझे मुकम्मल यकीन है कि ये उनकी तरबियत नहीं है, ये उनका एक ज़ाती किरदार है। कोई इदारा इस तरह की तरबियत नहीं करता कि आप साहिल के साथ बदतमीज़ी करें, आप उसके साथ झगड़ा करें। अगर उनकी तरबियत में शामिल था तो जो उन्होंने हमारे साथ बदसलूकी की है उसको फिर एडमिट करते। सऊद साहब ने जब बुलाया उनको तो उसको वो एडमिट करते ना, मानते, वो तो मुकर गए। जी बिल्कुल, मैं उसकी आपको एक वाज़ेह मिसाल दे देता हूँ जी कि कोई भी इदारा जो होता है उसमें एक तरबियत के लिए एक मखसूस उसका एक दौरानिया होता है। बिल्कुल होता कुछ में 1 साल का होता है, कुछ में 2 साल का होता है, कुछ में 3 साल का होता है, कुछ में 6 माह का होता है। आपकी बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग इदारों में ऊपर से आसमान से लोग नहीं आते, इसी माशरे से जाते हैं। लेकिन वो तरबियत को दौरानिया, वहाँ पे ट्रेनिंग इसीलिए इदारे के अंदर दी जाती है। इनका जो माहौल है, इनकी जो अपनी ज़ाती खसलतें हैं, जो कुछ इन्होंने सिविल के अंदर सीखा है, तो उसको ख़त्म किया जाए और इनको अपने इदारे के मुताबिक तरबियत देकर एक अलग पुलिस अफसर बनाया जाए या किसी और महकमे का ऑफ़िसर बनाया जाए। आप ये देखें कि जो सऊद कियानी था उसने क्या किया, वो तो एक CSP ऑफ़िसर था। क्या आप समझ सकते हैं कि उसने इंसाफ पर मबनी रिपोर्ट लिखी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर उसकी तरबियत में और इनकी तरबियत में क्या फ़र्क रह गया? ये तो एक ऑफिसर एकेडमी में तरबियत इसने हासिल की और उन्होंने एक रिक्रूटमेंट सेंटर में, मतलब जो उनका एक आम एक इदारा होता है, उसमें तरबियत हासिल की। चले हम ये कह सकते हैं कि जो था कमर अब्बास शाह या वो जो शहजाद रफ़ीक था उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था और जो सऊद कियानी का जो ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, माहौल में भी और तरबियत में भी। लेकिन जो उनका किरदार था हमारे वाले केस में, झूठ बोलने का और झूठ लिखने का और बेईमानी करने का, वो तो एक जैसा था। सऊद कियानी, मैंने वहाँ उनके दफ्तर में देखा, वो नेवी से आया हुआ है। जी हाँ जी। तो फिर आप ये देखें कि अगर वो नेवी से आया हुआ है तो फिर उसने क्या किया? नेवी की तरबियत का असर है। फिर तो उसको दो इदारों की तरबियत हासिल है। एक तो नेवी की भी उसको तरबियत हासिल है, ठीक है, वहाँ पे भी उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा। फिर जब वो पुलिस में अफसर बना तो फिर यहाँ भी उसने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की? जो उसने पुलिस रिपोर्ट मुरतब करके जो वफाकी मुतसिब को भेजी, जो NCHR को भेजी, कॉपी करके भेज रहे हैं, कॉपी पेस्ट थी। जो उन्होंने बयान दिया सेम टू सेम उसने वो कर दिया। तो सऊद कियानी असल में उसी थाने के अंदर बैठा हुआ एक ऑफिसर है जहाँ पे ये वाक़या हुआ, और जिस कमरे के अंदर ये सारा वाक़या हुआ हमारे साथ, जो बदसलूकी की गई, जो गैर इंसानी सलूक किया गया, तो उसके बिल्कुल सामने चंद कदम के फासले पे सऊद कियानी साहब का दफ्तर है। सऊद कियानी साहब तो वो तो अपने मुलाजिम, जो उसके मातहत मुलाजिम है, वो उनकी फेवर करेगा या वो हमारी फेवर करेगा? उसको तो उनसे अपना मफाद अजीज़ है। हाँ, हमसे तो उसका कोई मफाद नहीं है। हमसे तो उसका सिर्फ इतना मफाद अजीज़ है कि हम उसके लिए तनख्वाह का बंदोबस्त करते हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई सब्ज़ी बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई बैंक में नौकरी करता है, कोई कहीं नौकरी करता है। वो सारी तनख्वाह हमारे टैक्स से, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। उसको सिर्फ इतना मफाद है। आसिम, ये जो आप कह रहे हैं, आपका गुस्सा भी अपनी जगह है। ये जो सऊद कियानी जो वहाँ इंचार्ज है वहीं बैठता है, उसकी मैं कहता हूँ ये उनका अपना किरदार है। कोई इदारा जो है ना वो इस तरह की तरबियत नहीं करता कि आप खामखा किसी पे रोब डालें, कोई करें, इस तरह का नाजायज़ तंग करें। अच्छा, मुझे पता है क्या कहता है? कहता है जब ये आपके साथ वाक़या पेश आया ना तो मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं तो बाद में आया हूँ। तो भाई तो क्या वहाँ होना ज़रूरी था कि आपके सामने वाक़या होता? आपके पास वाक़या हुआ है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट देखें। इन्वेस्टिगेशन के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। वहाँ आसिम देखा होगा आपने, 2 कैमरे भी लगे हुए थे हवालात में। तो मैंने कहा उनका आप रिकॉर्ड निकलवाएं। वो कहते हैं जी उसमें तो 15 दिन का रिकॉर्ड होता है। आसिम, मेरे ख्याल में 15 दिन का रिकॉर्ड वाली बात को मैं तो मानता नहीं, ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, कम से कम 6 माह का तो ज़रूर रिकॉर्ड रखते होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ना कोई रिकॉर्ड निकलवाया। हवालात में हमारे बंद करने का वीडियो जो बन रही है, कैमरे लगे, सारी वीडियो बन रही है ना, वहाँ से चेक करते। फिर जब हमारे साथ ये नाखुशगवार वाक़या हुआ तो इन कमर अब्बास शाह और शहजाद रफ़ीक,
इन्होंने बाकी लोगों से रब्ता भी किया होगा, इनकी कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है कंपनियों के पास, उन रिकॉर्डिंग से मालूम किया जा सकता था, इन्होंने किसी से बताया या नहीं बिल्कुल। मैं आपकी कतई कलामी की माफ़ी, जो ये कहते हैं जी कि CDR फलां की निकलवाएं, CDR फलां की निकलवाएं, मैं सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से 2 लोगों की CDR का मुतालबा करता हूँ, ना सऊद कैनी की CDR का मुतालबा करता हूँ, ना कमर अब्बास की, ना शहजाद रफ़ीक की। अजमल और जो सलाउद्दीन है, जो सिक्योरिटी गार्ड जिन्होंने मुझ पर हमला किया, मेरा मोबाइल फ़ोन छीना, उनकी सिर्फ उस पिछले महीने की 1 अक्टूबर से पहले की 1 महीने की CDR निकलवा कर हमारे हवाले की जाए और उसके अंदर जो नंबर मौजूद है उनका सारा कच्चा चट्ठा निकाल कर हम उसको निकालेंगे, हम देंगे और फिर उसको पब्लिकली शाया करेंगे, हमें गवर्नमेंट इजाज़त दे। और फिर आप देखें कि उनके राब्ते उस वारदात करने से पहले किस किस के साथ थे और कहाँ कहाँ से वो हदायत ले रहे थे और कहाँ कहाँ से और किस किस वक्त वो रब्ता कर रहे थे। और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा अपना आसिम। और मुझे तो बाद में पता चला कि शहजाद रफ़ीक जो है ये गैर मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन है, बिल्कुल वो क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन ने मतलब इतना वहाँ तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया। और क्या आसिम इन लोगों को कोई खौफ नहीं होता? चले वो तो एक मतलब अलग मसला है कि वो क्रिश्चियन है या मुसलमान है। हम तो बात कर रहे हैं कि उसने एक वर्दी पहनी हुई है एक इदारे की, जी, उसके ऊपर उस वर्दी की कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसके कंधों पे इस कौम के जो वो पैसे से वो जो स्टार लगे हैं वो इस कौम के टैक्स से स्टार लगे हैं। उसने जो तरबियत हासिल की है वो इस कौम के टैक्स से हासिल की है। किस लिए हासिल की है? उसको पुलिस में नौकरी किस लिए दी गई है? मुजरमों को पकड़ने के लिए उसको दी गई है नौकरी, ताकि वो उनको कहता है जी आप झूठा वकूआ बना के लेकर आ गए। ओ भाई कैसे झूठा वकूआ बना कर लेकर आ गए? मौके का गवाह मौजूद है, लियाकत अली जिसका मेरे साथ कैंप है, वो साथ खड़ा हुआ है। पूरा रोड के ऊपर 15 की टीम, रोड के ऊपर ये वकूआ हो रहा है। 15 की टीम मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर रही है। तुम वो एक शख्स हो जो थाने के अंदर बैठा हुआ है जिसने कुछ चीज देखी नहीं है और तुम बसीद हो, तुम कह रहे हो कि यह वकूआ झूठा है। वकूआ झूठा नहीं है, तुम्हारी नीयत में फतूर है, तुमने रिश्वत ली है, तुमने किसी के कहने पर ये इस केस का रुख मोड़ा। तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे ऊपर से दबाव था, किसी और बड़े अफसर का दबाव था? तुमने अपने फर्ज के साथ गद्दारी की है, तुमने अपने वर्दी के साथ गद्दारी की है, तुम दोनों ने अपने महकमे के साथ गद्दारी की है। तुमने ऐसे शख्स को तो अंसारी साहब खड़े खड़े नौकरी से फारिग कर देना चाहिए, जो कौम के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है, जो मुजरमों की पुष्टपनाही कर रहा है, जो मुजरमों को पकड़ने की बजाय, जो जुर्म को ख़त्म करने की बजाय जुर्म को और बढ़ा रहा है। इनके इस हरकत की वजह से, उन मुजरमों के खिलाफ FIR दर्ज ना करने की वजह से अंसारी साहब उन मुजरमों का हौसला और बुलंद हुआ और वो और ज्यादा चौड़े होकर मेरे कैंप से गुजरते हैं और मेरे सामने से वो बदमाशी करके गुजरते हैं। अब भी गुजरते हैं कि तुमने हमारा क्या कर लिया, कि थाने में हमारे अपने बंदे बैठे हुए हैं, मुजरिम है ये जो थानों के अंदर बैठे हुए हैं, ये पेशावर मुजरिम है, इनका जराइम पेशा लोगों के साथ तलाकात है। आसिम आप थोड़ा सा जज्बाती हो रहे हैं। हम देखिए दलील के साथ बात सर, बात यह है, आप जज्बाती कह रहे हैं भाई। 1 अक्टूबर 2023 को मेरे साथ वाकया होता है, दिन दहाड़े मुझसे मोबाइल फ़ोन प्रेस क्लब के सामने से छीन कर ले जाते हैं। 1 किलोमीटर के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है, ऐवान सदर है, साथ सुप्रीम कोर्ट है, उसके 1 किलोमीटर के फासले पर यह वारदात होती है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। अंसारी साहब, हैरत है। फिर भी मैं जज्बाती ना हूं तो और क्या करूं? पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, फिर ऊपर से कहते हैं कि जी हमारा थाना कोसार ये मॉडल थाना है। आज आप जाकर देखें प्रेस क्लब की ग्राउंड में जो मनशियात फरोश है, जो मनशियात के पीने वाला है, मनशियात के आदि अफराद के डेरे लगे हुए हैं, ये है तुम्हारा मॉडल थाना? कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें यह नजर नहीं आ रहा? पुलिस को नजर नहीं आ रहा? कहाँ है तुम्हारा मॉडल थाना? सऊद कैनी साहब, कभी आपने चक्कर लगाया है प्रेस क्लब की ग्राउंड में कि वहाँ पे किन लोगों ने वहाँ पे वो डेरे लगा रखे हैं? सरेआम हमारे कैंपों के पास उधर फुटपाथ पे लोगों के सामने वो चरस पी रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, पब्लिक उनसे तंग है, तो पुलिस को वो नजर नहीं आ रहा। पुलिस कहती है हम झूठ बोलते हैं, हम तो झूठे वकूए बनाते हैं, हम तो झूठी दरखास्तें लिख कर आते हैं। पुलिस मुझे कहती है मैं दरखास्त बाज हूँ, मैं खामखा दरखास्तें लिख कर ले आता हूँ। ओ भाई, मेरे साथ वारदात होती है तो मैं दरखास्त लिख कर क्या डाखाने वालों के पास जाऊँ? मैं दरखास्त लिख कर क्या महकमा अनार के पास जाऊँ? तो मैं दरखास्त लिख कर क्या किसी पटवारी के पास चला जाऊं? दरखास्त लिख कर क्या मैं किसी तहसीलदार के पास जाऊं? और दरखास्त लिख कर थाने में नहीं आऊँगा तो और कहाँ जाऊँगा?
आसिम किस लिए थाना बनाया अंसारी साहब, मुझे बताएं। बिल्कुल, या तो फिर मैं दरखास्त लेकर आपके पास ले आता, आप FIR दर्ज करते। नहीं फिर या तो पार्लियामेंट में कानून पास करें कि जी प्रेस वालों को भी FIR दर्ज करने का जो है वो कानूनी अख्तियार हासिल है, अख्तियार दिए। मैं यहाँ आपके थाने में नहीं आऊँगा, या फिर थाने के अलावा मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूँ ये कि जी थाने के अलावा भी कोई फोरम बना दें, कोई फोर्स बना दें जिसको FIR दर्ज करने का जो अख्तियार होना चाहिए। क्योंकि अगर थाने वाले हमारी FIR दर्ज नहीं करते हैं तो कोई उसके मद्दे मुकाबिल एक और इदारा होना चाहिए कि जो FIR दर्ज करे। अब उसकी बात आ जाती है तो वो कहते हैं जी कि अदालत FIR दर्ज करने का 22A के तहत आर्डर जारी करती है। तो मैं वफाकी मुतसिब के पास गया, NCHR के पास गया, सब के पास जाने के बाद जनाब मैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में भी मैंने दरख्वास्त दी, अपील वहाँ पे वो पूरी मैंने दायर की। वहाँ पे जज साहब थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जनाब सोहेल नासिर शेख साहब जनाब। 8-9 पेशियों पे मैं वहाँ पे पेश हुआ, बना बनाया कुछ नहीं, ठीक है। वो पेशी पे जब उनकी पुलिस ने की रिपोर्ट उन्होंने तलब की, एक सरसरी सी 5 मिनट के सवाल जवाब उन्होंने मेरे साथ किए, वो भी उसके इर्रेलेवेंट सवाल जवाब। वो सवाल और जवाब उन्होंने मेरे साथ किए कि जो ट्रायल में होने चाहिए। भाई आप FIR दर्ज करें, फिर ये सवाल आप ट्रायल कोर्ट में आप मुझसे करें, मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने वो प्रूफ रखूं। आपने अगर वो ट्रायल चलाना है तो फिर आप खुद ट्रायल तलब कर लें, दूसरी पार्टी को आप तलब नहीं कर रहे हैं। FIR के दर्ज करने के आप अहकामात जारी नहीं कर रहे हैं। आप 5 मिनट की समाअत के बाद कहते हैं जी मैं अगले हफ्ते जो है वो फैसला जारी करूँगा। हमें नहीं पता फैसला जारी करूँगा, क्या फैसला जारी करना है आपने। अगले हफ्ते जब मैं आता हूँ अभी कोर्ट में भी नहीं पहुँचता हूँ, वो लीडर से मुझे पता चलता है जी कि जज साहब ने आपकी वो दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी है। और भाई ऐसे ही खारिज कर दी, क्यों खारिज कर दी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एडिशनल सेशन जज सोहेल नासिर शेख साहब से पूछें कि जी फ़लाँ तारीख में जो 1 अक्टूबर के बाद एक बंदा जो मोहम्मद आसिम खान है उसकी दरख्वास्त आई थी FIR की डकैती का मुकदमा दर्ज करने की, उसका मोबाइल फ़ोन प्रेस क्लब के सामने छीना गया, तो आपने उसकी FIR दर्ज करने के अहकाम जारी क्यों नहीं किए? फिर जज साहब आपको कुछ बताएंगे तो आप उनसे पूछें। अब वो कानूनी मेरे पास तो क्योंकि वकील नहीं था, मैं तो खुद ही पेश हुआ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, यहाँ से पैदल मैं जाता था। G11 यहाँ से किलोमीटर F61 से मैं पैदल जाता था, 25-30 किलोमीटर बनता है। मेरे पास पैसे नहीं थे, सारे पैसे वो छीन कर ले गए। 5 साल से मैं प्रेस क्लब के सामने बैठा हूँ, कोई मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मुझसे पूछते हैं जज साहब जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ओ भाई आप करोड़ों रुपए के जो करप्शन कर रहे हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम तो आप पूछते नहीं हैं। ओ भाई मोबाइल फ़ोन मैंने अंडे बेचे, मैंने मजदूरी की, जिस पाई पैसा करके मैं बिलागर हूँ, आर्टिकल लिख के उसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मैंने पैसा कमा कर, ठीक है, अपना नज़्म नस्ल चलाया। एक और आपको पता है कि मेरे पास पहले एक छोटा मोबाइल होता था, क्यू मोबाइल, ठीक है, तो उसके ज़रिए मैं थोड़े पैसे करके मैंने ये मोबाइल ख़रीदा, ठीक। अब फिर वो कहते हैं जी कि रसीद, ओ भाई यूज़ मोबाइल जो काउंटर से बाहर वो छोटे काउंटर लेकर बैठे उनसे मैं मोबाइल, वो कभी रसीद देंगे? उनके पास तो दुकान का नाम ही नहीं है, तो वो रसीद कहाँ से देंगे? जाली रसीद बनाकर आपके सामने पेश करूं? सच बोलने वालों के साथ आप ये सलूक करते हैं। मैंने आपके सामने सच बोला कि जी मेरे पास नहीं है रसीद, ना उसने मुझे दी, आपने कहा जी नहीं रसीद होती है, तो मैंने आपसे जज साहब कहा कि जी यूज़ मोबाइल की रसीदें नहीं होती, नहीं देते। आप जाएँ उधर जाकर राजा बाजार जो उधर काउंटरों पर नीचे वो मोबाइल बेच रहे हैं, तो वो क्या रसीदें देते हैं? या तो उनको बंद करा दें आप, मुझसे आप रसीदें मांगते हैं। जाए मेरे मुखालफीन ने जो बरी इमाम में जिन्होंने वो कच्ची बस्ती में रहते थे, जो 2018 में शॉर्टकट लगाकर करप्शन के पैसा लेकर वो बैरिया टाउन में जाकर उन्होंने करोड़ों रुपए के 22-23 करोड़ रुपए का बंगला ले लिया, उन्होंने वो 4-4.5 करोड़ की गाड़ी ले ली। और सोहेल नासिर शेख साहब, एडिशनल सेशन जज साहब, अल्लाह आपको तरक्की दे, आप उनसे भी ज़रा रसीद मांगें, आप उनसे ज़रा रसीद मांग कर देखें। आसिम हम बात कर रहे थे थाने के हुदूद। कमाल है यार, आप एक शहरी का लूट जाता है, मोबाइल लूट कर ले जाते हैं, वो 4 महीने तक चक्कर लगा रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो फिर ऐसे निज़ाम को क्या कहना चाहिए? लाने तो ऐसे निज़ाम पर, हम अपने टैक्स के पैसों से हमने किस तरह के इदारे बना रखे हैं, मुजरिमों को पकड़ा नहीं जाता है। शाकिर शुजाबादी कहते हैं इसी पे ना कि उत्ते इंसाफ दे झंडे तले इंसाफ विकदा पे है, ई जे अदालत को बमाया मला जला दे, वो जला दे। बिल्कुल, जिस खेत से कहता हूं जी कि इतनी जो फौज इकट्ठी की हुई है, चले थाना तो है ही गंदा ना, पुलिस तो है ही गंदी। वो जज साहब आखिरी उम्मीद लेकर हम आपके पास जाते हैं अदालतों में, तो आप भी वहाँ पे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, हमारी बात नहीं सुनेंगे, ठीक, तो फिर हम किसके पास जाएं?
फिर वो कहते हैं जी कि आप हाई कोर्ट में भाई आपने मेरी अपील रद्द कर दी है, तो बगैर वकील के मैं हाई कोर्ट में जाऊं तो वो भी मेरी दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वो 20-25 हज़ार का मोबाइल के लिए वो 50-60 हज़ार रुपये वकील को दूं? कोई खुदा का खौफ करें आप में नहीं है। गरीब आदमी का माल छीना जाता है, आप वो बरामद नहीं करा सकते हैं उनसे? बंदे भी मालूम है, बंदे भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वो बंदा जिसने डकैती की उसको महकमे ने इंक्वायरी के बाद नौकरी से फारिग कर दिया। अच्छा जी, सुना ये है, अब हमें नहीं पता इसकी हकीकत क्या है, अब ये तो कोई उसको छानबीन करे तो पता चले। लेकिन वापडा के अफसर ने मुझे खुद बताया, 2-3 लोगों ने, कि जी आप वाले मामले में ही वापडा वालों ने इंक्वायरी की और उसको नौकरी से फारिग कर दिया। तो वापडा अपने मुलाजम को फारिग कर देता है उसकी गंदी हरकतों की वजह से। पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती। जज साहब मोहतरम उसके खिलाफ जनाब योर ऑनर साहब जो हैं वो जनाब FIR दर्ज करने के अहकाम जारी नहीं करते। पता नहीं उनको किस चीज़ का डर है। भाई आप तो जज हैं माशाल्लाह, इतनी पावर है आपके पास, आप इतने बड़े जज हैं, अल्लाह ताला आपको चीफ जस्टिस बनाए पाकिस्तान का। ठीक, आपको तो फौरन ऑर्डर जारी करने चाहिए मुजरमों के खिलाफ। आप क्यों नहीं ऑर्डर जारी करते? हम आपके साथ हैं, आप क्यों डरते हैं? अवाम आपके साथ है, पब्लिक आपके साथ है। आप तक अगर कोई बंदा पहुंचेगा सबसे पहले हम आगे होंगे। क्यों जी आसिम? हम तो अदलिया पे यकीन रखते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी अदलिया मजबूत तरीन अदलिया हो पाकिस्तान की। आसिम, उस पर बगैर दबाव के हो। आसिम, आप अदलिया की बात कर रहे हैं कि अदलिया के साथ हैं और ये वो, जब जज कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, रुकावटें डाली जा रही हैं, समझ जाएं, बस तो फिर क्या, कहाँ इंसाफ मिलना है? और अल्लामा इकबाल में नहीं कहा था ना कि जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खुश है गंदम को जला दो। जिस इदारे ने जो काम सौंपा गया वो नहीं करना तो फिर फायदा क्या है? इदारे खत्म कर दें। अच्छा, हमें यही है जी कि हर बंदा खुद ही फिर इंसाफ करे, उसके पास खुद ही इख्तियार हो। ठीक है, जिसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो वो अपना बदला ले, वो लॉ लेस स्टेट बन जाएगी। फिर यही होगा। आसिम, हम अदालत से वापस थाने में आते हैं तो जब 10 बजने वाले थे तो इत्फाक से हमारे साथी हैं सहाफ़ी, वो वहाँ गए तो उन्होंने मुझे देखा वहाँ। उन्होंने फ़ौरन हमारे सदर साहब उस वक्त अनवर रज़ा साहब थे, उनको इतला दी। तो उन्होंने फिर SHO से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे फिर हवालात से निकाला, SHO के कमरे में पेश किया गया। असल ये वाक़या आपको बताना था। जी जी। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे बिठाया, मैंने फिर उनको बताया कि इस तरह जी आपके एहलकार ने मुझे मेरे पर तशद्दुद किया है। तो वो कमरा अब्बास बैठा था पास, कमरा अब्बास से कहता है हाँ भी ये कब हुआ है? वो कहता है जी हाँ जी हुआ है ये। कहता चल उसको शहजाद रफ़ीक को बुलाओ। शहजाद रफ़ीक आया, बजाय इसके कि वो उसको डांट टपट करता और उससे इंक्वायरी करता कि आपने ये क्यों किया है, उसको कहता है कि जाओ अब्दुल जब्बार अंसारी को कहता है जफ्फी पा। मैंने कहा जी ये मेरे तकलीफ़ का अजाला है, ये फौरी इंसाफ है, ये फौरी इंसाफ है, ये अजाला है। मैंने उसको वाक़या भी बताया कि थप्पड़ की सज़ा डिसमिस फ्रॉम द सर्विस है और आप कह रहे हैं इसको गले लगाओ। मैंने कहा मेरी जो मुझे तकलीफ़ पहुंची है, जो मेरी इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, ये उसका अजाला नहीं है। तो उस जो हमारे पे तशद्दुद किया गया उसके गवाह जो है वो मालूम है SHO शफ़क़त फैज़ जो हैं उसको, और कमर अब्बास शाह जो है वो मौके के गवाह। उन्होंने क्या गवाही देनी है? नहीं, कमर अब्बास तो उसका वो तो मुआविन है ना। बात यह है कि जब उन्होंने तो ये वाक़या वहाँ पेश आया, उसके बाद मुझे छोड़ा गया। उनको सऊद क्यों ये भी चाहिए था कि मैं जो हवालात में बांध रहा, आपको पता है आसिम, ये उसके बाद फिर जब सामान वसूल करते हैं ना, सामान सारा ले लेते हैं। जी जी जी। सामान वसूली का साइन कराते हैं, ले वो रजिस्टर ही चेक कर लें जी जी, जिसमें सामान वसूल किया गया कि मुझसे दस्तखत कराएंगे मैंने सामान वसूल कर लिया गया। तो ये भी इस चीज़ का सबूत है कि मुझे बंद किया गया, आपसे बेजा में रखा गया। जब अगर वो साइन मेरे वहाँ मौजूद है इसका मतलब मुझे हब से बेजा में रखा गया, मुझे हवालात में रखा गया, सारे सबूत मौजूद है, लेकिन इंसाफ देना जो नहीं, सही तौर पे तफ्तीश करनी ही नहीं। उन्होंने तो अपना थाने के अंदर अदालती निज़ाम कायम कर रखा है। जैसे उसने मेरे वाले मामले में दरख्वास्त पढ़ते ही फतवा जारी कर दिया। शहजाद रफ़ीक ने, इतना बड़ा जज है वो, कि कहता है जी कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, ये झूठा वकूआ बना लिया है। मामला अदालत में नहीं गया, FIR नहीं कटी, ना ट्रायल चला केस का, मतलब जज बन गया, फैसला भी दे दिया 5 सेकंड में
ये फैसला सादर फरमा दिया, कौन सच्चा है कौन झूठा है, तो फिर खुदा के लिए अदालतें बंद कर दें। तो थानों के अंदर ही फैसले हो रहे हैं। हमारे पुलिस ऑफिसर इतने इंटेलिजेंट हैं कि 5 सेकंड के अंदर उन्हें सच और झूठ का पता चल जाता है कि कौन मुजरिम है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, और वो उसी वक्त फैसला करके अमल भी वो कर देते हैं सज़ा पे। आसिफ, मैं मुतल्लिका इदारों से ये भी कहूँगा कि जब ये हमारे साथ 1 अक्टूबर 2023 में वाक़या पेश आया, उस दौरान उसके बाद कमरा बादशाह की कॉल्स का और शहजाद रफ़ीक की कॉल्स का और शफ़क़त फैज़ की कॉल्स का रिकॉर्ड भी निकलवा के चेक किया जा सकता है कि इनके किन किन के साथ रब्ते हुए, उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सकती हैं। क्या बात हुई, फिर भी वाक़या सामने आ जाएगा। सर कौन चेक करेगा? ये तो फिर वो बात आ जाती है ना कि मोहतरम जज साहब वही ऑर्डर कर सकते हैं कि वो आप खुद रिकॉर्ड वहाँ से निकलवाएँ, FIA को हुक्म जारी करें। अब मेरे वाले मामले में यही तो मेरा रिक्वेस्ट थी उनसे, जो जज साहब थे जिन्होंने मेरी अपील खारिज कर दी। सर आप ये भी ऑर्डर जारी कर सकते थे। आपके सरकारी वकील ने मुझे कहा कि मैटर नीड्स फर्दर इंक्वायरी, तो आप FIA को जनाब हुक्म जारी कर सकते थे कि अगर पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तो मैं FIA को जो है वो इंक्वायरी मार्क कर रहा हूँ। तो FIA एक थर्ड पार्टी है, चलो उनमें कोई अच्छा बंदा होता, कोई नेक आदमी होता, वो इस मामले की दोबारा इंक्वायरी करता, वो आपको रिपोर्ट जारी करता। उस रिपोर्ट की रोशनी में अगर आप कोई हुक्मनामा जारी करते तो फिर भी कोई बात बनती। तो आपने कम से कम, आपको मेरा आपसे ये गिला है जनाब जज साहब कि आपने इंक्वायरी के आर्डर तक जारी नहीं किए। आप इंक्वायरी करा लेते इस मामले की कि यह बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, पुलिस झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। तो एक तीसरी पार्टी के पास जब इंक्वायरी जाती तो वो इधर से पूरी उसकी इंक्वायरी करते अपने, वो एक एजेंसी है जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और भी एजेंसियां हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी और एजेंसी को इंक्वायरी मार कर देते हैं। आपके पास इख्तियार है, आप किसी भी एजेंसी को इंक्वायरी मार कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, इख्तियार दिया, लेकिन आपने सर नहीं किया। अब भी वक्त है सर, आप इस पर नज़रसानी करें। जनाब डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास मैं दोबारा चला जाता हूँ दरख्वास्त लेकर, तो वो दोबारा मेरे इस मामले पे गौर करें और FIA को या किसी दूसरी एजेंसी को इंक्वायरी मार कर दें, और मेरे गरीब का जिसने पाई इकट्ठा करके वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था, खुदा के लिए मेरा मोबाइल फ़ोन बरामद करा दें। अल्लाह आपको इस बात का वो अजर दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपकी तरक्की करे। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। आपने काफ़ी बातें कर ली। बात यह है कि जब इंसाफ, वो शायर कहता है ना, आना चाहो तो राह में कोई दीवार नहीं। इंसाफ करना हो तो बड़ी तफ्तीश हो सकती है, बड़ी इस पर काम हो सकता है, लेकिन एक जो उनके लिए तनख्वाहों का बंदोबस्त करते हैं, उनकी वर्दी का बंदोबस्त करते हैं, उनकी सेहत का बंदोबस्त करते हैं, उनके पेट्रोल का बंदोबस्त करते हैं, उनको इंसाफ ही नहीं दिया जा रहा। वो अपना कोई उसके साथ ज़्यादती वही कर लेते हैं, जो हमारे मुलाजिम है वही हम पे तशद्दुद करना शुरू कर दें, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? आसिम, मुझे दरख्वास्त देने से पहले भी कहा गया था कि कुछ नहीं बनना, और अभी तक ऐसा लग रहा है। और लेकिन हम भी हिम्मत नहीं हार रहे, हम भी लगे हुए हैं, और हमारी मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि वो इस मामले को सीरियस लें, फिर ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और जो चेयरमैन सेनेट हैं, और जो मुतल्लिका जितने भी फोरम हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरी FIR के जो हैं वो, इनके जो मेरा मोबाइल फ़ोन छीना गया है, मेरी नकदी छीनी गई है, उसके अहकामात जारी करने के अहकामात वो सादिर फरमाएँ। इसके लिए मैं उनका बड़ा ज़िंदगी भर जो है वो एहसानमंद रहूँगा, शुक्रगुज़ार रहूँगा। मैं तो दुआ ही दे सकता हूँ। मेरे पास तो वकील करने के लिए भी पैसे नहीं। अगर कोई मेरे लिए कोई वकील का बंदोबस्त कर सकता है तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं हाई कोर्ट में जो है वो रिट दायर करना चाहता हूँ FIR के लिए। मेरे पास वो वकील करने के लिए, वो रिट तैयार करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो अगर कोई बंदा, कोई वकील मेरी मदद करना चाहता है, वो मुझे हाई कोर्ट में बुला ले, बार कौंसल में बुला ले, मैं अपना सारा केस उसके पास ले आता हूँ, तो मेरा FIR का वो केस जो है वो वहाँ पे दाखिल करवा दे। और नहीं आसिम, ऐसा नहीं हो सकता। वकील बहुत, मुझे नहीं लगता कि इस तरह मुफ्त में कोई आपका केस करेगा। आप खुद ही केस लड़ें। नहीं अंसारी साहब, मैं आपकी कतई कलामी, मेरा 2000 में जो मेरे साथ वाक़या पेश आया था, मैं आपको उसका वो हवाला दे देता हूँ।
कि दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। मेरे ऊपर फायरिंग हुई, पुलिस ने झूठा केस मेरे ऊपर बनाया, वो 4 साल तक केस चलता रहा। जेलम की अदालत में मेरा कोई केस वकील लेने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई लेता था तो वो 2-2 लाख 3-3 लाख 2000 में, उस वक़्त वो साल 2000 में वो मांगते थे फ़ीस। तो एक अल्लाह का नेक बंदा था, मर्द मुजाहिद था, मलक परवेज़ अहमद अवान साहब, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी, तरक्की दी। तो उन्होंने मेरा बग़ैर पैसों के 4 साल तक मुकदमा लड़ा, अच्छे लोग, बग़ैर फ़ीस के उन्होंने मेरा मुकदमा लड़ा। और ना सिर्फ मुकदमा लड़ा, मुझे अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने पूरे 4 साल के प्रोफेशनल ट्रायल के बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल तरीके से मेरा केस लड़ा और उस केस में मैं बाइज़्ज़त बरी हुआ। जज साहब ने उस केस में मुझे बाइज़्ज़त बरी किया। वो जज साहब जावेद इकबाल बड़ाई साहब थे, ठीक है, मजिस्ट्रेट थे दफ़ा 30 के, जिनके पास मेरा केस था। तो पूरा केस उनके पास था, उन्होंने मुझे उसमें बरी किया। आपको बरी किया आसिम, मैं यहाँ फिर बात करना चाहूँगा। आपको बरी किया, जिन्होंने फायरिंग की थी, क्या उनको सज़ा दी गई? वो तो जज साहब ने मुझे कहा था, हाँ। अदालत में मुझे कहा, हाँ। कि जी आपके साथ ज़्यादती हुई है, जो भी हुआ है आप इस तरह करें कि नज़र साहब वो क्या कहते हैं कि जी उस पर अपील करें इसके ख़िलाफ़, ठीक है। तो आप मतलब जो आपके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है उसका अजाला होगा। मेरा ख्याल है जज के पास भी इख्तियार होता है आसिम, वो खुद भी खुद नोटिस भी ले सकता था। आज खुद नोटिस, वो तो क्योंकि वो अगर हाई कोर्ट में होता तो फिर वो मामला होता। तो मेरे पास तो क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल, इन्होंने मुझे वो कुचल दिया था और फाइनेंशली भी मैं बिल्कुल उसमें वीक था। मेरा क्योंकि बाजू भी ज़ख्मी था, तो जॉब भी मेरे पास उस वक्त इतनी कोई अच्छी नहीं थी। तो मैंने तो शुक्र किया कि चले इस मुकदमे से मेरी जान छूटी। उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने मशवरा दिया, यार कि आप फिर 4 साल और अदालतों के चक्कर लगाएंगे तो ये लोग ताकतवर हैं, तो आप कहाँ से इतने मतलब वो ये करेंगे, तो ये पुलिस है और साथ आपकी दूसरी मुद्दई है, पार्टी है, तो आप छोड़ें, अल्लाह पे छोड़ दें। तो फिर मैंने अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ दिए और फिर कुछ इंसाफ मुझे अल्लाह ने भी इस केस में दिया। और अब तक मैं अल्लाह पे ही मैंने भरोसा किया हुआ है और मुझे इस बात पे भी उम्मीद है। ये आप छोड़ दें इस बात को कि मेरा मोबाइल फ़ोन लूटा गया है, पुलिस ने मेरी FIR दर्ज नहीं की, मेरा केस अल्लाह की अदालत में है। और अगर उसने मुझे मोबाइल फ़ोन देना हुआ तो मेरा अल्लाह मुझे मोबाइल फ़ोन बरामद करके देगा और फिर उसको तुम रोक कर दिखाओ। शहजाद रफ़ीक ASI और कमर अब्बास शाह और जितना जो पुलिस का जो करप्ट राशि अफसर अंदर थाना कोसार में बैठे हुए हैं, वो फिर अल्लाह को रोक कर दिखाएं, अल्लाह के इंसाफ में राह में रुकावट डाल कर दिखाओ, फिर मैं तुम्हें मानूंगा। आसिम, बात यह है कि अल्लाह इंसाफ देता है, बिल्कुल, वो तो मुनसिफ़े आला है, उसका इंसाफ अटल है, मुझे उस पर यकीन है। मैं यहाँ प्रेस क्लब पे भी बैठा हूँ, 5 साल पे बैठा हूँ, तो मैं अल्लाह पे यकीन करके बैठा हूँ। अल्लाह की ज़ात मुझे यहाँ से इंसाफ देकर उठाएगी इंशाल्लाह। ठीक है आसिम, आपने काफ़ी बातें कर ली। तो बहरहाल ये है कि मेरी भी मुतलका इदारों से गुजारिश है कि जिसके साथ भी ज़्यादती होती है, मुतलका इदारों को उसको सीरियस लेना चाहिए और उसकी तहकीक करनी चाहिए, सही तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तफ्तीश उसकी सही तौर पे करनी चाहिए और मुजरम को पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर पुलिस का अपना उनका पेटी भाई मुजरिम है और उसको फिर छोड़ दिया जाए, इससे फिर इदारे की तौहीन होती है। इदारे को मुकद्दम रखना चाहिए, लोगों को नहीं। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।